हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इज़ डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन। कहते किस मेथड के अंदर टीचर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जिबिट करता है, मतलब लोगों के बच्चों के सामने उसका प्रदर्शन करता है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है। तो आप सभी को पता है ये मेथड कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसके अंदर टीचर बच्चों के सामने जो प्रोसेस है उसको करके दिखाता है और बच्चे उसको देखकर सीखते हैं, उस प्रोसेस को देखकर सीखते हैं। और बीच बीच में जो टीचर है बच्चों के साथ डिस्कशन भी करता है और उनसे कोई नए क्वेश्चंस को पुट भी करता है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, वो क्लास में अटेंटिव रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसकी हमें ये बताना है कौन सी, जो यहाँ पे 4 लाइंस लिखी हैं इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। इट इज़ नॉट यूज़फुल इफ़ स्टूडेंट्स आर इनअटेंटिव। अगर बच्चे क्लास में ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ये तो इसकी लिमिटेशन है। टीचर मे बी टेम्प्टेड टू वेस्ट टाइम इन एक्सप्लोरेशन। हो सकता है कि टीचर को उस मेथड का प्रोसेस देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट हो जाए, क्योंकि हर टीचर, मतलब कई बार किसी टीचर को नहीं भी पता होता कि इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है, तो उसको उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखने में उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। डिस्कशन में नॉट बी इनकरेज्ड। हो सकता है टीचर सिर्फ प्रोसेस ही बताए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा तो वो प्रोसेस में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करेगा। तो वहाँ पे जब डिस्कशन नहीं होगी तो बच्चे इतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स। यस, तो ये यहाँ पे इसकी एडवांटेज है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। बिकॉज़ जब बच्चे इस मेथड के अंदर सीखते हैं तो वो ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये उसके जो ऑडियो और विज़ुअल दोनों के दोनों स्किल्स की डेवलपमेंट होती है इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि वो आइज़ के साथ देख भी रहे हैं उस प्रोसेस को और कानों से जो डिस्कशन हो रही है उसको सुनते भी हैं। तो उनके ऑडियो और विज़ुअल दोनों सेंसेस को वो एक साथ यूज़ करते हैं इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट के अंदर क्या रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होगा, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को बच्चे करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो उसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इन डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी प्यूपिल ड्रिल द एक्वायर्ड नॉलेज। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास। अगर बच्चों को जो नॉलेज जो उन्होंने सीखा उसका अभ्यास करना है तो वो कैसे सीख दोबारा से अभ्यास कैसे करेंगे, वो टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। रिपीटिंग द डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लास, तो वो टीचर को बोल सकते हैं कि सर प्लीज़, सर मैम, हमें दोबारा से इस डेमोन्स्ट्रेशन को करके दिखाइए ताकि हम अच्छे से इसका प्रोसेस अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। Which method of teaching can generate data about human behavior and human relations which are not available by traditional methods? ठीक है, कहते ऐसा कौन सा मेथड है जिसको यूज़ करके हम दो ह्यूमन या दो से ज़्यादा ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर होगा, रोल प्ले मेथड के अंदर होगा। ठीक है, रोल प्ले मेथड के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर मान लो 2 पर्सन्स है, राम एंड श्याम, तो क्लास के 2 लोग राम एंड श्याम का रोल परफॉर्म करेंगे, तो बाकी के जो बच्चे होंगे उनका बिहेवियर, उनके बीच में क्या डिफरेंस है दोनों के नेचर के बीच में, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है। वट इज़ द की पॉइंट दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल टीचिंग थ्रू रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड के अंदर जब बच्चे को हम टीच करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो हमारा रोल प्ले है बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी क्लास 45 मिनट्स की क्लास है तो पूरा टाइम हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो 10-15 मिनट का हो, उससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम बच्चों के साथ उसके बारे में सिर्फ डिस्कशन करें, तो ये भी पॉइंट सही है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स
नोट्स वाइल वॉचिंग। यस, जब बच्चे उसको देखें रोल प्ले को, तो उसके अंदर जो जो हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मान लो हम रोल प्ले कर रहे हैं, डाउरी सिस्टम के ऊपर रोल प्ले कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करें, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। एक क्लास 5th का टीचर है, वो बच्चों को बोलता है कि आपको एक रोल प्ले करना है, जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि रिलेशनशिप्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर आपको फिर उनके जो रोल प्ले है उसको रेटिंग देनी है, आपको ये बताना है कि उसकी रोल प्ले की क्वालिटी कैसी थी, तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन है सबसे पहला सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री के अंदर क्या करते हैं हम, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कैसा संबंध है उसको दिखाने के लिए हम सोशियोमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे उनका नहीं, हमें तो रोल प्ले को देख के ही उनको वैल्यू असाइन करनी है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चनेयर हम उनके लिए एक अलग से क्वेश्चन पेपर रेडी करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। रेटिंग स्केल, यस, हम एक रेटिंग स्केल डिसाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बच्चे का रोल प्ले तो हम उसको 5 मार्क्स असाइन कर देंगे। अगर बहुत कम होगा, उसकी उसकी जो फीलिंग्स होगी, उसके एक्सप्रेशन सही नहीं होंगे, तब हम उसको 2 या 1 मार्क्स असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल को हम यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर टू मेक स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजी ए सक्सेस, व्हाट वुड अ टीचर डू। आपकी जो स्टोरी टेलिंग है उसको सक्सेस बनाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और गेस्चर्स है वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वो सैडनेस की बात करे तो उसका जो फेस है वो सैड हो जाए, जहाँ पे वो हंसने की बात हो वो हंस पड़े, जहाँ पे रोने की बात हो वो रो पड़े। तो ऐसे उसको गेस्चर्स को यूज़ करके स्टोरी बतानी है, बिल्कुल सही है। स्टोरी की जो सीक्वेंस रहे वो बिल्कुल सही रहे, सीक्वेंस में स्टोरी मेंटेन हो, आगे पीछे ना हो, तो ये भी सही है। और जो करैक्टर हैं स्टोरी के, उनके बारे में अच्छे से बताना कि राम कौन है, श्याम कौन है, सीता कौन है, गीता कौन है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अ फील्ड ट्रिप, हाँ, अगर हम बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो हम क्यों करते हैं ऐसा, बच्चे को भ्रमण करवाने के लिए, एक्सकर्शन करवाने के लिए, ताकि बच्चा बाहर जाए, कुछ देखे। ठीक है, लोगों को देखे कि वो क्या करते हैं, और जैसे ही वो लोगों को करते देखे तो खुद भी उसको करना आए। तो तीनों के तीनों चीज़ें सही हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, डी। इट कैन सेफली बी एज्यूम दैट अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड अ प्रिंसिपल व्हेन ही शी कैन। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो बच्चा है उसको कोई कॉन्सेप्ट जो हम समझा रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा समझ में कब आएगा, जब वो उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो उसकी लर्निंग होगी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग रहेगी और बच्चा एक्टिव होके सीखेगा। ठीक है, एक्टिव लर्निंग की तो हम बात ही कर रहे हैं ना, सारी साइकोलॉजी के अंदर हमने इसी की बात की है कि बच्चा एक्टिव होके सीखे और उसको एक्सपीरियंस करके सीखे, ताकि जो उसकी लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने बच्चे की क्या करनी हो, क्रिएटिविटी इम्प्रूव करनी हो। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ग्रुप्स के अंदर बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देने के बाद हर एक बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ के बारे में थिंक करता है और टीचर को वो व्यूज़ क्या करता है, बताता है। टीचर बिना उसके इंसल्ट किए उन व्यूज़ को रिकॉर्ड करता है, देन उसको उनमें से सबसे जो बेस्ट व्यू है उसके बारे में बच्चों को इलेबोरेट करता है, और जो उनके व्यूज़ है उनके बारे में भी बच्चों को बताता है कि बेटा इस व्यू में ये वाली प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जब बच्चे इतना सारा कुछ एक साथ एक टॉपिक के इतने सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन, जब बच्चे लेसन के अंदर इंटरेस्ट ना लें तो टीचर क्या करे, अपनी मेथडोलॉजी को चेंज कर दे। ठीक है, क्लास को तो छोड़ना ही नहीं है। न्यू टास्क कैसे शुरू कर देंगे, जब तक हमारा पुराना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो न्यू मेथड है वो यूज़ करेंगे। इमिटेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी को देख के सीखता है। ठीक है, मतलब कोई इंसान उसके सामने जैसे एक्शंस परफॉर्म करता है, बच्चा हमेशा वैसे ही एक्शंस परफॉर्म करता है। तो ऐसी टेक्निक इमिटेटिव लर्निंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थिएट्रिकल
मेथड। यहाँ पे हम कोई नाटक देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात की गई है। बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि जैसे बच्चा दूसरों को करते देखता है वैसे ही खुद सीख जाता है। जैसे मान लो किसी के घर के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो बच्चा वैसे ही लड़ाई करने लग जाता है। अगर किसी के घर में बहुत ही अच्छा माहौल है, एक सभी के बीच में एक बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल है घर के अंदर, तो बच्चा भी वैसे ही कोऑपरेट करना सीख जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला इमिटेटिव लर्निंग कब होगी, जब बच्चा लोगों को खुद वैसा काम करते देखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिएट्रिकल मेथड। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के अंदर क्या होगा, सारे के सारे बच्चे उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी सारे बच्चों की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज इन टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बच्चों के लिए टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे। और हम ये देखेंगे कि बच्चों को टीच करने के लिए जो हमारे पास इस टाइम पे जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर से क्या एग्जाम्पल्स को हम ले सकते हैं, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ें ही सही रहेंगी, क्योंकि शिक्षण रणनीति के अंदर, टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ तीनों को देखते हैं। ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं वो कैसे हैं, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ट हो सके। और हम ये देखेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, डी। Purpose of teaching method is effective presentation of the subject matter, while the purpose of teaching strategy is, teaching strategy के अंदर हम मेनली क्या देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, और उसको सिखाने के लिए अब हमें क्या चूज़ करना है, टीचिंग मेथड चूज़ करना है। टीचिंग मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसको बच्चों तक कैसे डिलीवर करें, ग्रुप डिस्कशन करवाएं या प्रैक्टिकली करवा के देखें, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या ड्रिल मेथड है, हम उसके अंदर मेथड को चूज़ करते हैं। ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी इन्वायरमेंट कैसी है, हमें कैसा इन्वायरमेंट क्लास के अंदर क्रिएट करना है। क्लास के अंदर डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, या बच्चे आपस में ग्रुप में बैठ के बात करेंगे, या बच्चे कुछ करके देखेंगे। ठीक है, और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन और टीचर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमें कैसे करवानी है, वो सब हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। एमिनेंट लर्निंग टेक्निक कौन सी है, एमिनेंट लर्निंग टेक्निक देखिए, जो पीवीक्यू मैंने देखा उसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को एमिनेंट लर्निंग टेक्निक बोला, थिएट्रिकल पैरामीटर, जिसमें कुछ नाटक दिखाया जाएगा और बच्चे उससे सीखें। लेकिन जो मैंने इंटरनेट पे के ऊपर इस चीज़ को जब देखा, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लगा, तो मैंने नेट के ऊपर जब सर्च किया तो उन्होंने बताया गेम मेथड। कहते बच्चे खेल खेल में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि खेलते हैं तब उनकी सारी की सारी सेंसेस को यूज़ करते हैं वो लोग, और बच्चे पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो कब सीख गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग गेम मेथड ही आना चाहिए, लेकिन पीवी क्यू के अंदर इन्होंने इस बी ऑप्शन को सही माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टैकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो बच्चों के लिए रुकावट है। हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज, तो ये तो सही है। जब बच्चे फ्लेक्सिबल वे के अंदर सोचेंगे तो वो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। जब बच्चे रिस्क लेंगे तो भी वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। जब आप बच्चों को गाइड करोगे, ठीक है, तब भी वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन जब आप बच्चों को ओवर कंट्रोल करोगे ना, तो ये ऑब्स्टैकल है, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है बच्चों को ओवर कंट्रोल करना। तो इसका आंसर रहेगा सी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो अभी मैंने बताया सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है। टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और टीचिंग मेथड के अंदर हम अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशन कैसे करें, बच्चों को कैसे समझाएं। ठीक है, तो वो हम किसके अंदर देखते हैं, टीचिंग मेथड के अंदर देखते हैं। ये रही हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब तक हम टोटल 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।